हेलो बच्चों, अगले दिन हम पढ़े हैं वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए कुछ फार्मूले भी पढ़े थे। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो पढ़े थे V=W/Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V=W/Q। ये तब पढ़े थे जब एक आवेश Q यहाँ पर रखा हुआ है और ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। इस वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट A पर किसी परीक्षण आवेश +Q0 को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाएं और लाने में किया गया कार्य W, तो कार्य W और उस परीक्षण आवेश का अनुपात इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वैद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है और यदि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही हम बिंदु B से A तक लाएं तो बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य यदि W हो तो किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर VA-VB कहलाता है। इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे, कुछ डेरिवेशन हमें मिलेंगे, कुछ तर्क मिलेंगे। हमने ऐसा पढ़ा है कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में इस +Q आवेश की ओर लाने में कार्य करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इधर की ओर कार्य करना पड़ेगा, कार्य इधर बढ़ता जाएगा तो इधर की ओर वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। तो वैद्युत विभव इधर की ओर बढ़ेगा और इधर की ओर वैद्युत विभव घटेगा। एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलता है और जो ऋण परीक्षण आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यदि हो, तो वह वैद्युत क्षेत्र में नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता है। इन बातों को अगले दिन हम पढ़ें। अब इसी रिजल्ट पर कुछ और बातों को आज हम देखेंगे। एक हेडिंग हम यहाँ पर नोट करेंगे, बहुत अच्छी हेडिंग, बहुत अच्छा फार्मूला इसका है। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इसे समझें। वर्क डन किसमें? वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करने में? एक आवेश को ले जाने में। वर्क डन टेकिंग ए चार्ज इन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लेंगे, उन बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाना है तो ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है। वो किया गया कार्य कितना होगा, एक छोटा सा इसका सूत्र हम देखेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमने ये मान लिया ये ए वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेफ्ट टू राइट है, बाएं से दाईं ओर। इस वैद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु पर विचार करने जा रहे हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु पर विचार करने जा रहे हैं। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इसको A से प्रदर्शित कर दिए, इसको B से प्रदर्शित कर दिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर धन परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा है तो ये B की ओर स्वतः चला जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन परीक्षण आवेश स्वतः जाएगा। ले जाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर विभव ऊंचा होगा, इधर विभव नीचा होगा। इधर की ओर विभव उच्च होता है, अगले दिन ये समझाए थे अंतिम पॉइंट में, ये उच्च विभव है इधर,
इधर निम्न विभव है, ये यह निम्न विभव हो गया। तो एक धन परीक्षण आवेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो स्वतः ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चला जाएगा, लेकिन उस धन परीक्षण आवेश को हम बिंदु B पर रखें और बिंदु B पर रख करके B से A की ओर लाएं, तो B से A तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा और लाना इधर होगा, तो उस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो B से A तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी गणना हम चाहे तो समझें इस हेडिंग से कि एक आवेश को, वह आवेश चाहे परीक्षण आवेश Q0 हो या कोई भी धन आवेशित कण Q ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक परीक्षण आवेश हम ले लें वैद्युत क्षेत्र में इन दो बिंदुओं के बीच में, तो उसे यहाँ से यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यही यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो B और A है, हम जान रहे हैं कि इस परीक्षण आवेश को इधर लाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है। इधर की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं कार्य बढ़ता जाएगा, तो निश्चित है कि जब इधर कार्य बढ़ेगा तो इसका विभव ऊंचा होगा। तो A बिंदु पर जो विभव आएगा, इसको हमने मान लिया कि A बिंदु पर विभव भी A और B बिंदु का जो विभव है ये भी B है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W और उस परीक्षण आवेश का अनुपात यानी Q0 क्या कहलाता है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात यही इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB। ऐसे ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हो गया। ये है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, ऐसे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से ये सूत्र हम समझ सकते हैं। धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर A पर विभव VA और B बिंदु पर विभव VB, तो विभवांतर VA माइनस VB का मान किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होगा। इस सूत्र से ये हो सकता है। तो किए गए कार्य की वैल्यू अगर पूछें तो सूत्र में ऐसे कह सकते हैं Q0 VA माइनस VB, ये सूत्र बता सकते हैं। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। हेडिंग तो हम यही दिए हैं। तो इस हेडिंग के आधार पर अगर किए गए कार्य की बात करें तो ये किया गया कार्य हमको ये मिल गया W बराबर VA माइनस VB और मल्टीप्लाइंग में कितना Q0 2U0 VA माइनस VB, ये किया गया कार्य है। अब यदि हम मान लें कि बिंदु A और B इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा V है, अर्थात VA माइनस VB को कह दें कि ये डेल्टा V है, ये विभवांतर है, विभव का अंतर A और B के बीच का विभवांतर डेल्टा V है। और जो ये परीक्षण आवेश Q0 था, इस Q0 को हम कोई भी आवेश ले लें यानी Q के रूप में ले लें, तो डेल्टा V विभवांतर के बिंदुओं के बीच Q आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का फार्मूला लिख सकते हैं W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ऐसे लिख सकते हैं। जो परीक्षण आवेश Q0 लिए उसकी जगह पर हम कोई Q आवेश ले लें डेल्टा V, इन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मान लें, तो Q आवेश को डेल्टा V विभवांतर के बिंदुओं के बीच ले जाने में किए गए कार्य का फार्मूला W बराबर Q इंटू डेल्टा V लिखा जा सकता है। Q को कूलाम में लिखेंगे, डेल्टा V विभवांतर को वोल्ट में लिखेंगे, W का मान जूल में प्राप्त होगा। Q को कूलाम में, डेल्टा V को वोल्ट में, तो W का मान जूल में आएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में डेल्टा V विभवांतर के बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का मान Q इंटू डेल्टा V होगा। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर समझेंगे हम,
हम ये कह रहे हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को इस B बिंदु से A बिंदु तक लाए हैं तो हमें कार्य करना पड़ा है, क्योंकि बल लग रहा था इधर की ओर और लाए इधर की ओर, तो प्रतिकर्षण के लिए यानी इस दिशा में बल लगा तो उसके विरोध में हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ा। यदि इस परीक्षण आवेश को बिंदु A पर रख दिया जाए, इस वैद्युत क्षेत्र में इस A बिंदु पर रख दिया जाए तो ये परीक्षण आवेश स्वतः A से B तक जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में बल लग रहा है। तो उस दिशा में बल लगने के कारण ये A से B की ओर स्वतः चलेगा। A से B की ओर चलेगा तो ये अपने आप चलेगा, तो A से B तक जाने में यह ऊर्जा को गेन करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा। यह ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, क्योंकि ये बल के कारण जब आगे की ओर चलेगा तो बल जहाँ है वहाँ त्वरण भी है, यानी ये आवेशित कण त्वरित गति करते हुए A से B तक जाएगा और ये गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेगा। ये कितनी गतिज ऊर्जा इसको प्राप्त होगी? तो प्राप्त उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी जितना कि Q0 आवेश को बिंदु B से A तक लाने में हमें कार्य करना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य W हमें कार्य करना पड़ता है, तो A पर स्वतंत्र रूप से इस प्लस Q0 को रख दिया जाए तो ये B तक जाने में उसी W के बराबर गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहती है कि जो W का मान होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पर प्रारंभ में गतिज ऊर्जा इसको 0 थी, यहाँ तक जाने में इसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल K के बराबर हो गई, तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन K - 0 बराबर K आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में यदि किया गया कार्य W है तो हम कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश A से B तक जाने में जो गतिज ऊर्जा कैपिटल K प्राप्त करेगा, उस गतिज ऊर्जा कैपिटल K का मान किसके बराबर होगा? W के ही बराबर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक परीक्षण आवेश Q0 पहुंचेगा चल करके, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा किए गए कार्य W के बराबर। K का मान W के बराबर आया तो K का मान हम लिख सकते हैं क्या? Q इंटू डेल्टा V। ये गतिज ऊर्जा का भी सूत्र हो सकता है। अगर डेल्टा V की जगह केवल V हम ले लें तो इस गतिज ऊर्जा K का सूत्र Q इंटू V भी लिख सकते हैं। यानी यदि डेल्टा V के जगह पर चेंज करके हम कैपिटल V लिख लें, V का मतलब विभवांतर से ही समझेंगे, विभव से नहीं। अगर विभवांतर को V से केवल समझें तो हम गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर Q इंटू कैपिटल V लिख सकते हैं। ये गतिज ऊर्जा जूल में आएगी। तो कोई आवेशित कण A से B बिंदु तक पहुंचने में कितनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, कितनी उसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो उसको लिखना चाहे तो K बराबर Q इंटू V, किए गए कार्य के बराबर। कार्य का सूत्र भी Q इंटू V लिख सकते हैं और गतिज ऊर्जा का सूत्र भी Q इंटू V लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार इसका यूज हम लोग आगे करते रहेंगे इसका। तो K बराबर Q इंटू V। अब जो चलने वाला कण है, आवेशित कण है, वो A से B तक चला है। हम कहे हैं कि यहाँ पर चलना शुरू करेगा, जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। प्रारंभ में उसका वेग 0, यहाँ पर कुछ वेग इसका हो गया। तो यदि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने स्मॉल v के बराबर वेग अर्जित कर लिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कह दें कि यदि आवेशित कण का वेग v है, द्रव्यमान m है, तो उसकी गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv² हो सकती है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m और वेग स्मॉल v, तो गतिज ऊर्जा को लिख सकते हैं ½ mv², और यह ½ mv² Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। तो ½ mv² बराबर Q इंटू कैपिटल V, तो V² बराबर 2QV/m। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो V की वैल्यू आ जाएगी √2QV/m। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई कण गतिमान है तो उसके द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा, तो उसका वेग का फार्मूला है 2QV/m। याद रखेंगे 2Q माने आवेशित कण है, जो भी आवेशित कण हो उसका आवेश, V माने विभवांतर,
ये भी विभवांतर है। और यम क्या है, जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान, तो इन बिंदुओं के बीच में उसके द्वारा प्राप्त वेग 2q_v/m होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये चीज़। इसके पहले किताब में एक हेडिंग होती थी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति जब पूछी जाती थी, हेडिंग वही वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो भी डेरिवेशन हम यही करते थे। आज हेडिंग केवल बदल गई है, मैटर वही है, सेम टू सेम। आज केवल हेडिंग बदली है कि ये वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कार्य कितना करना पड़ा, तो यह डेरिवेशन ऐसे चलेगा। यही हेडिंग में पढ़ते थे हम लोग पहले, आवेशित कण की गति कहाँ पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो ये भी का मान ऐसा आ गया। तो एक बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको हम देखेंगे। अब इसी के आधार पर एक छोटी सी हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आई है, उसको भी देख लेते हैं। क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सूत्र हम रखेंगे, ये W वाला सूत्र रखेंगे और एक K वाला सूत्र भी हम रख लेंगे। Q इंटू, अगर W को Q इंटू डेल्टा भी लिखे हैं तो K को भी Q इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। ऐसे ये फार्मूला ऐसे हम पढ़े। अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, परीक्षाओं में आया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो लड़के कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, वोल्ट दिखाई दे रहा है तो विभवांतर का हो सकता है, विभव का हो सकता है, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। लेकिन ये किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, कार्य का अथवा ऊर्जा का। कार्य अथवा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटा सा मात्रक है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य और ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है, एटॉमिक फिजिक्स में करेंगे इसका प्रयोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का मापन हम लोग वहाँ पर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का अध्ययन वहाँ पर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। अब हम कार्य का सूत्र जो पढ़े हैं उसके आधार पर देखते हैं। कार्य का जो सूत्र पढ़े हैं वो ये पढ़े, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हम देना चाहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, यदि Q की जगह पर ले लें, Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E लिख लिए, 1 इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यानी 1 कैपिटल V, 1 वोल्ट। तो W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 1E गुणे 1V, तो बराबर आएगा 1eV। तो W बराबर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1eV। चूंकि E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और यदि V की वैल्यू 1 वोल्ट कर दी जाए तो W बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट। Q को कूलाम में, V को डेल्टा V को वोल्ट में रखें तो ये उत्तर आता है जूल में। ऐसे तो ये W बराबर क्या आ गया, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। कब आया, जब हम आवेश जो यहाँ पर लिया गया था, इस आवेश को एक इलेक्ट्रॉन मान लें और उन बिंदुओं के बीच, जो बिंदु के बीच में आवेशित कण को चलाए थे, उसको हम मान लें 1 वोल्ट। तो कार्य कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य के रूप में हम परिभाषित करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच ले जाने में करना पड़ता है। परिभाषा याद करिएगा इसको। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है तो कार्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसा कार्य है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसे, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच ले जाने में करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे से ऊपर विभव की ओर जाता है और हम यहाँ ऊंचे विभव से नीचे विभव के ले जाना चाहते हैं, तो कार्य हमें करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वह कार्य है जो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच ले जाने में करना पड़ता है। अगर ए और बी के बीच का विभवांतर यहाँ पर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच ले जाने में करना पड़ता है। अच्छा, अब गतिज ऊर्जा के रूप में अगर चाहें तो K का Q का मान वही 1 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा B का मान 1 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में स्वतः आ जाएगा, तो वह गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगा। तो गतिज ऊर्जा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच अपनी त्वरित गति द्वारा अर्जित करता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो जैसे जैसे आएगा इसका वेग बढ़ता जाएगा, बल के कारण इधर बल लगेगा, तो बल के कारण ये जैसे जैसे आएगा ये त्वरित गति करते हुए चलेगा। तो 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच अपनी त्वरित गति द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा अर्जित करता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। या ऐसे भी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच अपनी त्वरित गति द्वारा अर्जित करता है। तो हम इसी के आधार पर हम कार्य को भी समझ लिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा को भी समझ लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कार्य या ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है। इसको कार्य के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं और इसको हम गतिज ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच ले जाने में जो कार्य होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 1 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपनी त्वरित गति के द्वारा जो ऊर्जा अर्जित होगी वह होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है, जूल होती है। ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन, ई का मान यही होता है, भी का मान 1 कर दिया गया तो ये जूल में वैल्यू आ गई। अगर ये किलो में आ जाए तो 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰, चूँकि किलो है, किलो का मतलब 10⁻3, 10⁻3 का गुणा करेंगे 3 इसमें से घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -16 जूल। ऐसे और अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर बी है तो 10⁹ का गुणा होता है तो क्या जाएगा 1.6 गुणे 10⁻, बिलियन है 9 का होता है तो -10 क्या चीज़ जूल। मिलियन होता है तो 6 का गुणा होता है, 1 मिलियन हो तो 1.6 10⁻6 का गुणा हो जाएगा तो ये -13 जूल आ जाएगा। इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, 1 किलो, इसके बाद 1 मिलियन, तब इसके बाद 1 बिलियन, ये होते हैं। बदल सकते हैं आप, किलो है तो 10⁻3 कर देंगे, मिलियन है 10⁻6 का गुणा कर देंगे, बिलियन है 10⁻9 का गुणा कर देंगे। ई का मान हम जानते हैं कि यही होता है, इसके आधार पर ये चीज़ होगा। इसका प्रयोग आगे हम लोग करते रहेंगे। तो ये
दो बिंदुओं के बीच में किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के आधार पर हम यहाँ पर कुछ बातों को पढ़े हैं। अब एक नई चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे जिस पर दो डेरिवेशन, दो बातें चलेंगे। अब हम देखेंगे वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में। एक हेडिंग समझेंगे, इसी के आधार पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के रूप में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। क्या चीज़? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड के देखेंगे। यहाँ पर एक बड़ी आसान सी बात देखें, इसे हम इसी आधार पर दो हेडिंग यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर एक बार हम देखने जा रहे हैं ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र में एक हम इस तरह का एक सीधा या वक्राकार कुछ इस तरह का हम एक रेखा बना दिए और इसमें दो पॉइंट ले लिए ए और बी। ये वैद्युत क्षेत्र में ही लिए गए बिंदु ए और बी हैं और मानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर है। अब इसमें हम किसी धन परीक्षण आवेश को प्लस Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ए से बी की ओर यानी क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाना चाहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है यानी वैद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर इस दिशा में है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे माना वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को ए से बी के अनुदिश लाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, Q0 को उसके विपरीत ऐसे लाया जाता है। तो जानते हैं कि इस आवेश Q0 पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, लेकिन यदि विपरीत दिशा में लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यदि ऐसा मान लें कि हम इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसको छोटी सी दूरी dr तक विस्थापित कर रहे हैं, इसमें dr Q0 को dr विस्थापित कर रहे हैं क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना? बल गुणे विस्थापन, या ये चूंकि सूक्ष्म विस्थापन है तो ये कार्य हुआ dw बराबर बल यानी F और विस्थापन इसका dr के अदिश गुणन के बराबर। ऐसे ये बल है कितने के बराबर? बल क्या है? तो जहाँ F इक्वल टू फोर्स कितने के बराबर आएगा? तो फोर्स के लिए हमने पढ़ा है फोर्स कितना? Q0E। ऐसे फोर्स आएगा Q0E, लेकिन ये फोर्स इस दिशा में है और हम विस्थापन इसमें इधर लाना चाहते हैं। तो अगर Q0E फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है तो इस दिशा में कितना कार्य करेगा जानना चाहें, विपरीत दिशा में कितना कार्य करेगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। Q0E इस दिशा में तो माइनस Q0E कर देंगे तो वो बल विस्थापन की दिशा में आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा दिए। तो dW क्या होगा? तो dW आएगा माइनस ऑफ Q0E और डॉट
dr ऐसे। ये कार्य हो गया यहाँ से यहाँ का। लेकिन यदि हम लाना चाहते हैं इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक, तो लाने में टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा? तो टोटल कार्य होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल A से B तक और dW की वैल्यू माइनस Q0E डॉट dr ऐसे। W इज इक्वल टू माइनस Q0 बाहर कर दिए A से B और ये आया E डॉट dr ऐसे। इस Q0 को इसके नीचे कर दें तो W अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल A टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। वैद्युत क्षेत्र में A से B तक हम लाए हैं परीक्षण आवेश प्लस Q0 को। क्षेत्र इधर है तो बल इधर लगेगा, लेकिन इस दिशा में बल लगेगा माइनस Q0 E के बराबर। कार्य कितना? dW बराबर, ये पढ़े हैं सूत्र, F डॉट dr। अब W का मान ये रख दिए और A से B तक लाने में टोटल कार्य निकाले, ऐसे आ गया। इसमें Q0 पे भाग दिए, समीकरण 1 बना। अब वैद्युत विभवांतर की डिफिनीशन क्या कहती है? वैद्युत विभवांतर की डिफिनीशन कहती है कि A से B तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य W है और परीक्षण आवेश का अनुपात ये Q0, तो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं A से B के बीच का वैद्युत विभवांतर। B बिंदु पर वैद्युत विभव भी B माइनस VA, इक्वेशन 2 ऐसे कर सकते हैं। ये विभवांतर की परिभाषा से हो गए। अब देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट साइड सेम होगा। इसके आधार पर VB माइनस VA बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल A से B वेक्टर E डॉट dr। इस तरह से हो गया। यदि बिंदु A अनंत पर स्थित हो तो VB माइनस V अनंत बराबर, A बिंदु अनंत है, अनंत से B और वेक्टर E डॉट dr। भी अनंत पर वैद्युत विभव 0 माना जाता है। वैद्युत विभव की परिभाषा में बताए थे। तो किसी बिंदु B पर वैद्युत विभव का मान VB बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल इन्फिनेटिव से B और E डॉट dr ऐसे। या इसी को लिखा जाता है V बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल इन्फिनेटिव टू R E डॉट dr इस तरह से। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु के बीच वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। अनंत से उस बिंदु के बीच ये लिमिट लगेगी। अनंत से जिस बिंदु पर लाएंगे, अनंत से उस बिंदु के लिए ये लिमिट लगा करके उस वैद्युत क्षेत्र का समाकलन कर देंगे तो उस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना हो जाएगी। एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन ये है। इसी के आधार पर एक छोटी सी हेडिंग और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हेडिंग देने जा रहे हैं, परीक्षा में आने लायक है। कभी कभी ये आई है, अभी चूँकि ये सिलेबस में नई ऐड है इसलिए बहुत बार आपको परीक्षा में दिखाई नहीं देगी आते हुए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 11th में हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे और डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल इसी तरह से आएगा। इसमें हम सिद्ध करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, संरक्षी। संरक्षी की कंडीशन हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पेपर में और सिद्ध भी किए थे कि ये ग्रेविटेशन जो है और इलास्टिक फोर्स जो है ये सब संरक्षी हैं, कंजर्वेटिव है। इसकी विशेषता होती है, बल को सिद्ध किए थे कि संरक्षी है, तो कहे थे कि यदि किसी कण को, किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे तो वह बल संरक्षी होगा। और दूसरी परिभाषा, किसी बंद वक्र के अनुदिश या ऐसे भी कि किसी बिंदु से चल करके जाएं और पुनः उसी बिंदु पर लौट करके आ जाएं, एक पूरे चक्र में किए गए कार्य का मान यदि 0 हो जाए तो भी वैद्युत बल या उसको कहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर पड़े थे, तो क्या होता है, संरक्षी होता है। तो यहाँ पर आज हम सिद्ध करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव सिद्ध करने के लिए वही पूरे अगर बंद वक्र के अनुदिश ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो समाकलन आएगा 0 आ जाएगा, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम देखेंगे एक दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन समान आएगा, तो सिद्ध होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बंद वक्र या बंद चक्र की बात हम कर लें। एक इस तरह से लिया गया, ऐसे A B C D और A, ऐसे हम चल रहे हैं, ये चलने की डायरेक्शन। एक बंद चक्र हो गया, माना एक बंद चक्र A B C D A ऐसे लिए। अब इस पर किसी परीक्षण आवेश को, ये वैद्युत क्षेत्र में लिया गया है, परीक्षण आवेश को इस बंद वक्र के अनुदिश A B C D A की तरफ से हम ला रहे हैं, A से लेकर के चलें और पुनः A पर चले आएं, तो कार्य कितना होगा। चूँकि ये बंद वक्र है, बंद चक्र है, तो इसका जहाँ पर प्रारंभिक बिंदु होता है वहीं इसका अंतिम बिंदु होता है। ए से चलेंगे, ए पर विभव भी ए, और घूम करके पुनः ए पर आएंगे तो प्रारंभिक और अंतिम का विभवांतर भी ए माइनस भी ए आएगा। तो परिभाषा के अनुसार किसी परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य का मान क्या आएगा, तो किए गए कार्य का मान आएगा ए और ए के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का विभवांतर भी ए माइनस भी ए बराबर किया गया कार्य W अपान परीक्षण आवेश Q या Q0, कुछ भी। हम किसी परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य को यदि W मान लें तो किए गए कार्य W का मान क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक, पूरा A B C D A तक लाने में किए गए कार्य का मान W अपान परीक्षण आवेश का अनुपात उसी बिंदु के बीच का वैद्युत विभवांतर, A से चले पुनः A पर आए तो VA माइनस VA बराबर 0, तो W अपान Q0, तो इससे सिद्ध हुआ W बराबर 0। एक बात ये आ गई, यानी बंद वक्र में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होने के कारण किया गया कार्य इसके अनुदिश चलेंगे तो किए गए कार्य का मान 0 आएगा। अब ये भी जो पढ़े उसके आधार पर अब देखते हैं। मानते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और जो आवेश है Q0 है। इस Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही dr दूरी विस्थापित किए तो किए गए कार्य का मान क्या आएगा, तो किए गए कार्य का मान आएगा dW बराबर वहाँ लगने वाला बल और विस्थापन dr, ऐसे इस तरह से आएगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि F की वैल्यू को क्या लिखेंगे, Q0 पर ईच वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आएगा Q0E डॉट dr, ये dW ऐसे आ गया। ये तो यहाँ से dr विस्थापित करने में कार्य है। पूरे चक्र में किए गए कार्य की वैल्यू क्या आएगी, पूरे चक्र में किए गए कार्य की वैल्यू आएगी W बराबर
इंटीग्रल इसको चाहें तो ए बी सी डी ई ऐसे। कितना डी डब्ल्यू का मान Q0 E डॉट डी आर ऐसे। ये बंद वक्र था इसलिए हम ऐसे बना दिए। ए बी सी डी ए के अनुदिश Q0 आवेश को लाने में किए गए कुल कार्य का मान इतना आया। लेकिन अभी अभी हम पढ़े थे कि इसके अनुदिश Q0 को लाने में किए गए कुल कार्य का मान W का मान तो 0 होता है, तो यहाँ पर हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं। तो ये W की वैल्यू 0 बराबर Q0 को बाहर, और ये आया ए बी सी डी ए वेक्टर ई डॉट डी आर ऐसे आया। Q0 के भाग लग जाएगी तो 0 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ सकती है ए बी सी डी ए वेक्टर ई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। तो ये हम देख लिए कि पूरे बंद चक्र के लिए ये वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य है। इससे सिद्ध होता है कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। इसके अलावा चूंकि ये ए बी सी डी ए को हम दो पथ में अगर बांटें, तो दो पथ में बांटेंगे तो एक पथ आएगा ए से सी के लिए, तो उसको हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं ए बी सी किसका वेक्टर ई डॉट डी आर प्लस, अब सी से चलेंगे ए पर आएंगे तो सी डी ए पहले ए बी सी फिर दोबारा सी डी ए। गोला नहीं लगाएं क्योंकि ये आधा अलग कर दिए, ये आधा अलग कर दिए। आधा आधा जो मार्ग होगा वो बंद नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको ऐसे कर लिए। और फिर ई डॉट डी आर और फिर इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे ए बी सी ई डॉट डी आर बराबर माइनस ऑफ सी डी ए और ई डॉट डी आर ऐसे आया। और पुनः एक बार लिखें तो ए बी सी ई डॉट डी आर बराबर, ये माइनस है, सी डी ए का कार्य है, तो सी डी ए का कार्य ऐसे लिए हैं तो ये माइनस में आया। ए डी सी कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये ए डी सी और ई डॉट डी आर। ये लाइन क्या बता रही है? ये बता रही है कि दिए गए दो बिंदु ए और सी के बीच में हम चाहे इस पथ से जाएं तो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और इस पथ से जाएं तो भी वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन समान आता है। यानी दिए गए दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन समान होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। अंतिम लाइन ये लिख देंगे कि दिए गए दो बिंदुओं के बीच में, प्रारंभिक और अंतिम ए और सी, दिए गए दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन समान होता है, अर्थात पथ पर निर्भर नहीं करता है। चाहे इधर से लाएं चाहे इधर से लाएं, तो पथ पर निर्भर नहीं करता है। इससे सिद्ध होता है कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। तो ये चीज़ें दिखा करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव, यानी वैद्युत क्षेत्र कैसा है? संरक्षी होता है। तो बस आज इतना है। धन्यवाद। इसको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी बात है।